नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है प्रभात और आप देख रहे हैं सिर्फ समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं बनारस के महमूदगंज क्षेत्र में और आज इस बार का 2022-23 का बजट आया है और बजट को एक सरल भाषा में समझाने के लिए हमारे साथ बनारस के जाने माने सीए डॉक्टर अमित अग्रवाल जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं इस बार का बजट कैसा रहा। और चलिए सर के पास चलते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है। नमस्कार भैया। सर, इस बार का जो बजट आया है वो कैसा है, इसके बारे में ज़रा बताएं। बजट तो बहुत अच्छा दिया है फाइनेंस मिनिस्टर ने। इन्होंने अमृतकाल का नाम दे के इन्होंने अमृतकाल में बजट दिया है। इसमें आम आदमी और मध्यम वर्ग के लिए काफ़ी दिन से लोग इंतज़ार कर रहे थे छूट की। उन्होंने छूट में भी प्रावधान में भी अंतर किया है, लेकिन पर्टिकुलर उसमें क्या है, टैक्स स्लैब में इन्होंने चेंजेस किया है। टैक्स स्लैब के हिसाब से देखें तो पर्टिकुलर क्या था कि टैक्स स्लैब गवर्नमेंट के हिसाब से दो था, एक ओल्ड रिजीम था, एक न्यू रिजीम था। ओल्ड रिजीम में जो भी इन्वेस्टमेंट हम करते हैं उसकी छूट मिलती है। न्यू रिजीम में इन्वेस्टमेंट्स की हमको किसी तरह की डिडक्शन हो, किसी तरह का एटीसी हो, किसी तरीके का होगा तो छूट नहीं मिलती है। तो गवर्नमेंट इस समय क्या है कि नए टैक्स रिजीम को प्रमोट करना चाह रही है और नए टैक्स रिजीम में उन्होंने मेजर चेंजेस किया है। इन्होंने स्लैब रेट क्या किया है कि 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 3 से 6 लाख रुपए तक 5% का टैक्स लगेगा, 6 से 9 लाख पे 10% का टैक्स लगेगा, 9 से 12 लाख रुपए पे 15% का लगेगा और 15 से ऊपर 20% का लगेगा। तो पर्टिकुलर इन गवर्नमेंट का क्या सोचना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नए स्लैब में प्रमोट करें और पर्टिकुलर करें। अगर आदमी की, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में ये फ़ायदा है कि अगर आदमी की इनकम 7 लाख रुपए तक है तो उसको किसी तरह का कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर पुराने रिजीम में है तो उसको उतना टैक्स देना पड़ेगा। पर्टिकुलर 25,000 रुपये तक जो पिछले साल टैक्स लग रहा था न्यू टैक्स रिजीम में, वो अब नए स्लैब में पूरे मध्यम वर्गीय को नहीं लगेगा पर्टिकुलर। और इसके अलावा क्या है कि एमएसएमई के में क्या होता था कि हम कम पर्टिकुलर जो भी डिफ़ॉल्ट कर देता था उसका गवर्नमेंट फीस वापस नहीं किया करता था। आपकी गवर्नमेंट ने ये चेंजेस किया है कि अगर एमएसएमई में कोई डिफ़ॉल्ट कर देता है तो 95% ऑफ द अमाउंट को रिफंड कर दिया जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने ये भी चेंजेस किया है कि पैन को एक कॉमन आइडेंटिटी मान लिया है, कॉमन आइडेंटिफायर। मतलब हर चैनल पे पर्टिकुलर हर पोर्टल में हम पैन को मानेंगे कॉमन आइडेंटिफायर। अभी तक ऐसा नहीं था पर्टिकुलर। इसके अलावा इन्होंने डिजिटल को प्रमोट करने के लिए उन्होंने डिजी लॉकर में को भी प्रमोट किया है। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ के लिए आधार उसमें माना जाएगा, डिजी लॉकर को पर्टिकुलर आइडेंटिफायर माना जाएगा। इसके अलावा इन्होंने पर्टिकुलर सैलरी क्लास में देखें तो सैलरी क्लास में अगर आप न्यू स्लैब में भी जाते हैं, ओल्ड रिजीम की जगह न्यू में भी जाते हैं तो आपको 50,000 की डिडक्शन की छूट मिलेगी। इन्होंने इसके अलावा ये भी किया है कि अगर आपके पास आपकी इनकम हायर स्लैब में है, 15,50,000 से ऊपर है, तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 की छूट मिला करती थी उसको 52,500 रुपये की कर दिया है। इसके अलावा अगर सैलरी क्लास के लिए देखा जाए तो पर्टिकुलर लीव इनकैशमेंट इन द केस ऑफ प्राइवेट और पब्लिक कॉरपोरेशन के केस में जब भी उनको मिला करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट का तो लीव इनकैशमेंट पूरी तरह से कर मुक्त हुआ करता था, लेकिन पर्टिकुलर बैंक के सेक्टर में और प्राइवेट के सेक्टर में जो भी लीव इनकैशमेंट मिला करता था वो 3 लाख रुपये के ऊपर टैक्सेबल हो जाया करता था। अब उन्होंने 3 लाख की लिमिट को बढ़ा के 25 लाख रुपया कर दिया, जिससे आम आदमी को इसमें फ़ायदा नसीब होगा। सर, अगर बात की जाए आम जनता में तो इससे महिलाओं को क्या लाभ है, बच्चों को किस एजुकेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा और जो अन्य क्षेत्रों में उनके बारे में ज़रा बताएं। महिलाओं के लिए तो महिला के लिए उन्होंने पर्टिकुलर की स्कीम भी चालू की है, महिला सम्मान सर्टिफिकेट, जिसमें हर महिला चाहे तो 2 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकती है। इसमें गवर्नमेंट उसको 7.5% का फिक्स रेट्स ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज भी देगी और वो मार्च 2025 में मैच्योर हो जाएगा। इसके अलावा अगर उसमें आदमी इन्वेस्ट करने के बाद अगर आदमी को पैसे की ज़रूरत भी पड़ती है तो पार्शियल उसमें से विड्रॉ भी किया जा सकता है। इसके अलावा बच्चों के हिसाब से देखा जाए, अगर छोटे बच्चों के हिसाब से देखा जाए तो खिलौना सस्ता हो गया है, एक्साइज ड्यूटी हटाया गया है उस पे से। और पर्टिकुलर इसके अलावा पर्टिकुलर अगर पढ़ाई के एरिया में देखा जाए तो उन्होंने ये भी कहा है कि हम डिजिटल लाइब्रेरी का गठन करेंगे और बच्चों को पढ़ाने के लिए उसमें हम करेंगे, तो जो ऑनलाइन से आदमी डिजी पर्टिकुलर जाके उसको पढ़ सकेगा और उसमें फ़ायदा होगा। सर, अगर बात की जाए जो छोटे उद्यमी होते हैं उनके लिए क्या लाभ आया है या क्या नुकसान है इसमें? अभी तक एमएसएमई में क्या था कि एमएसएमई पर्टिकुलर सेक्टर में हम लोग क्या करते थे, गवर्नमेंट ने कहा है कि जो हम लोग कॉरपोरेट गारंटी दिया करते थे सीजीएसएमई केस में, उसको 2 लाख करोड़ को 1 साल के लिए और बढ़ाया है। इसके अलावा उसने ये भी कहा है कि एमएसएमई में अगर कोई करता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1% से कम कर दिया, जिससे कि मध्यम वर्गीय और उद्यमी जो भी नए सेक्टर में आएंगे उनको 1% का ब्याज मिलेगा तो उससे फ़ायदा होगा उनको।
इसमें जो इस बार की बजट है, इसमें क्या महँगा हुआ है, क्या सस्ता हुआ है, इसके बारे में ज़रा? पर्टिकुलर महंगे के हिसाब से देखा जाए तो जिस पे कस्टम ड्यूटी या एक्साइज ड्यूटी कम हुई है वो चीज़ें सस्ती हुई है। पर्टिकुलर खिलौना सस्ता हुआ है, जो व्हीकल यूज़ होती है इलेक्ट्रॉनिक उसमें लिथियम बैटरी पे भी इन्होंने कम किया है तो लिथियम बैटरी सस्ती होगी। कैमरा का लेंस पे रोल पे किया है तो कैमरा लेंस सस्ता होगा तो कैमरा अपने आप होगा। एलसीडी पैनल को चेंज किया तो एलसीडी टीवी सस्ती होगी। पर्टिकुलर ये सब चार पाँच चीज़ों में इन्होंने कम किया है। पर्टिकुलर बायोगैस को प्लांट को भी इन्होंने कस्टम ड्यूटी लिया तो वो भी थोड़ा सस्ता हो जाएगा। इससे एक आम आदमी को फ़ायदा होगा और ये सब। लेकिन ज़्यादातर चीज़ों आदमी पुरानी यूज़ कर रहा है। मोबाइल में भी मौसम मोबाइल एसेसरीज़ के भी जो पर्टिकुलर मंगवाते थे बाहर से उसको भी 1 साल के लिए बढ़ाया है तो उस पे भी हमको छूट और मिलेगी। सर महँगी क्या हुई है? महंगी पर्टिकुलर केस में क्या हुआ कि अगर सोना बाहर से आता है या सोना का कोई आर्टिकल आता है या विदेशी चीन मतलब हमारी चांदी आती है या उसका कोई आर्टिकल आता है, हीरा आता है, तो ये सब चीज़ें महंगी होगी। इसके अलावा अगर हम देसी चिमनी यूज़ करते हैं तो उस पे भी इन्होंने रेट को डबल कर दिया है तो वो भी महंगी हो गई। सर अगर बात की जाए इस बार का बजट जो है, ये छोटे व्यापारियों के लिए रहा या बड़े व्यापारियों के लिए रहा या छोटे उद्यमियों के लिए या बड़े उद्यमियों के लिए, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। अगर आदमी पर्टिकुलर पहली बार ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी सेक्टर को नहीं देखा है, जैसे कि इंश्योरेंस या डिडक्शंस के एरियाज़ को ना बढ़ा के, अगर उस पे गवर्नमेंट बढ़ाया होता तो पर्टिकुलर आदमी में सिक्योरिटी, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी आदमी के पास रहती नहीं है, क्योंकि आदमी इंश्योरेंस और यही सब सेक्टर करके सोशल सिक्योरिटी, तो गवर्नमेंट ने अब की बार इंश्योरेंस सेक्टर में कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। अगर इंश्योरेंस किया होता तो एटीसी या उसकी लिमिट बढ़ाई होती, तो उन्होंने उसमें कोई भी चेंजेस का अनाउंस नहीं किया है, तो आदमी को उससे बहुत कोई विशेष फ़ायदा नहीं हुआ। और अगर बड़े आदमी के हिसाब से देखें एचएनआई सेक्टर को इन्होंने क्या किया है, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल वो होते हैं जिनका 5 करोड़ से ऊपर का इनकम होता है, तो उसमें इन्होंने क्या किया है कि जो पर्टिकुलर सरचार्ज 37% लगा करते थे वो 25% हुआ करता। तो पहले उनका जो टैक्स लाइबिलिटी हो जाता था 43% होता था, अब वो जो गिर के 39%, तो 4% का उनको फ़ायदा होगा। इसके अलावा अगर सैलरी सेक्टर में देखेंगे तो 15,50,000 से ऊपर उनको 2,500 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन की एडिशनल छूट मिलेगी, तो ये भी बड़े आदमी के हिसाब से फ़ायदेमंद है। तो सर इसका क्या मतलब सरल भाषा में इसको क्या कैसे बताएँगे? सरल भाषा में यही कह सकते हैं कि ले दे के अच्छा बजट है। अगर आदमी के पास इन्वेस्टमेंट कोई कुछ नहीं किया है तो पर्टिकुलर स्लैब रेट के नए टैक्स रिजीम में जाके वो आराम से रिटर्न भर सकता है और आराम से उसको टैक्स लाइबिलिटी, अगर 7 लाख तक उनकी इसकी इनकम है तो उसको टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर अगर पुराने स्लैब में चलता है तो पुराने स्लैब में ये है कि सबसे बड़ी बात इन गवर्नमेंट ने की है कि उन्होंने नए स्लैब रेट को डिफ़ॉल्ट सिस्टम में कर दिया है कि अगर आदमी को पुराना स्लैब रेट एक्सेप्ट करना है तो उसको रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले ही उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसका फार्म भरना पड़ेगा, और नहीं तो गवर्नमेंट उसको नए टैक्स रिजीम में अपने आप मान लेगी। तो जितनी तरह की उसको छूट मिलती थी वो उसको कोई भी छूट नहीं मिलेगी। मैंने बिजनेस इनकम वाले को सेक्शन 35 और 34 जो भी छूट मिला करती थी वो सब कोई भी छूट नहीं मिलेगी। इसके अलावा इन्होंने ये भी किया है कि अगर हम एमएसएमई को कोई पेमेंट करते हैं, एमएसएमई 43B में इन्होंने चेंजेस किया कि अगर एमएसएमई के थ्रू अगर हम कोई सामान खरीदते हैं और उसको पेमेंट करते हैं, अगर उससे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो 45 दिन में, और अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है तो 15 दिन के अंदर अगर उसको रिपेमेंट नहीं करते हैं तो हम अपने छूट में, हमको उसको छूट नहीं मिलेगा, उसको एक्चुअल पेमेंट के बेसिस पे ही हम अपने बुक्स में छूट ले सकते हैं। अगर सर बात की जाए जुडिशियरी के लिए, जो केस इतने सारे लंबित पड़े हैं, इसके निपटारे के लिए भी कुछ बजट में आया है क्या? हाँ, पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने कहा है कि वो ई कोर्ट का गठन करेगा। गवर्नमेंट ने उनके लिए 700 करोड़ रुपया देने की बात भी की है और उसको जितना जल्दी निपटारा हो सके उसके लिए करने की बात की। इसके अलावा आम आदमी के हिसाब से अगर देखा जाए तो उन्होंने MIS जो पहले हम 4.5 लाख रुपये तक करते थे एक आम आदमी को, उसका लिमिट बढ़ा के 9 लाख रुपया कर दिया, और अगर वो ज्वाइंट होकर करेगा तो उसकी लिमिट 15 लाख रुपये तक हम कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि जो हम रिटर्न प्रोसेस करते थे उसका मैक्सिमम 24 घंटे में कर देते थे या हम 93 डेज़ में मैक्सिमम करते थे, तो रिटर्न को प्रोसेस करने में भी हम 93 की जगह अब 16 दिन, जितना जल्दी से जल्दी होगा उसका हम रिड्रेसल कर देंगे, उसका जल्दी जल्दी रिटर्न को प्रोसेस कर देंगे और रिफंड उस व्यक्ति को दे देंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक चीज़ और भी कहा है कि अपील को ठीक करने के लिए उन्होंने जॉइंट कमिश्नर्स और बेंच का भी अपॉइंटमेंट की बात की है, जो कि आगे अभी जैसा बजट लाइन आएगा उस पर क्लैरिटी होगी।
और सर ये कुछ पैन जो अभी हमारा ये होता था ईपीएफ को लेके कुछ आया ना पैन को लेके उसमें हाँ, क्या? ईपीएफ में इन्होंने कहा है कि जैसे कि ईपीएफ से अगर हम विड्रॉ पहले कर लेते थे और हमारे पास अगर पैन नहीं रहता था तो टैक्स मैक्सिमम मार्जिनल रेट्स होता था। मैक्सिमम मार्जिनल रेट मतलब 30% हमारे यहाँ जो सबसे मैक्सिमम रेट हुआ करता था उस पे लगता था। इन्होंने इसको रिड्यूस करके अब 20% कर दिया है। सर अगर बात की जाए स्टार्टअप के लिए तो स्टार्टअप के लिए इस बार कुछ हुआ है क्या? स्टार्टअप में इन्होंने कहा है कि 1 साल के लिए बढ़ाएंगे, स्टार्टअप को प्रोत्साहित करेंगे, उसके लिए भी इन्होंने फंड्स की घोषणा की है। इसके अलावा ने पीएम आवास में भी इन्होंने 79,000 करोड़ की बात की है। रेलवे को बढ़ाना करने के लिए इन्होंने 2.4 लाख करोड़ रुपया देने की बात की है, जो कि आज तक कभी रेलवे को इतना लंबा बजट मिला नहीं था। तो ये भी एक अच्छी पहल है कि देश को बेहतर बनाने के लिए पहले डेवलपमेंट हो, तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये तो थे हमारे साथ बनारस के सीए डॉक्टर अमित अग्रवाल जी, जिन्होंने एक बना इस बार का बजट कैसा रहा एक सरल भाषा में बताने का प्रयास किया है। कैमरामैन शिवम के साथ मैं प्रभात, देखते रहिए सिर्फ समाचार।